हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद अनुराग में। बच्चों, क्लास 11th के लिए हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे और अब तक की क्लासेस में हम लोगों ने बोरबरी स्कीम पढ़ा, फिर आइसोटोप्स एंड आइसोबार यानी कि समस्थानिक और संभारिक पढ़ा। एक चीज गौर करने वाली थी अब तक कि हम जब भी बात कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल बात बोल रहे थे। आपको याद होगा तो इस इलेक्ट्रॉन पार्टिकल यानी कि कण की खोज की थी 1897 में जे जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, कब तक? 1927 तक। 1927 में कुछ नए फिजिसिस्ट ने इस बात को डिसअप्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन केवल पार्टिकल है, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिकल नेचर के अलावा और भी कुछ होता है। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, इसके क्या प्रूफ्स हैं? इलेक्ट्रॉन से मिलके बनती है कैथोड रेज, और कैथोड रेज की जब स्पीड ज्यादा हो जाती है, जब वो बूस्टअप हो जाती है, तो वही बनता है एक्स रेज, एक्स किरणें बनती हैं, जो हड्डियों वगैरह का, बोन्स का मैपिंग की जाती है। जब चोट लगती है तो हम लोग जाते हैं, डॉक्टर एक्सरे करते हैं, समझ रहे हैं ना? तो एक्सरे क्या है? कैथोड रेज ही है। तो एक्स रेज जो होती हैं ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यानी कि परावर्तन और अपवर्तन की घटना दिखा पाई जाती है। किसमें? एक्स रेज में। जो ये प्रूफ करता है कि एक्सरे क्या है, एक्सरे जिन पार्टिकल से मिलके बना है वो एक्सरे जिन भी चीजों से मिलके बना है वो पार्टिकल है, और वो चीजें क्या है? कैथोड रेज। कैथोड रेज किससे बनी? इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? पार्टिकल। क्यों? क्योंकि एक्स रेज रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, परावर्तन और अपवर्तन दिखाती है। लेकिन 1927 में डेविसन एंड जर्मर और साथ में इन्हीं जे जे थॉमसन के बेटे थे जीपी थॉमसन, इन लोगों ने यह पाया कि एक्स रेज जो हैं वो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के साथ साथ पोलराइजेशन भी शो करती हैं। पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवण, इंटरफियरेंस भी शो करती हैं यानी कि व्यतिकरण। आप फिजिक्स में इन सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे बेटा, और वहां आप पढ़ेंगे कि कोई भी सिस्टम अगर पोलराइजेशन और इंटरफियरेंस दिखा रहा है तो उसके पास वेव नेचर भी होगा। आप सनलाइट के बारे में ये बातें पढ़ेंगे कि सनलाइट के बारे में जब तक ये पता चला कि रिफ्लेक्शन होता है, कि एक सरफेस से गया, टकरा के वापस चला आया, तो वो पार्टिकल माना जाता था। लेकिन जब ये बात पता चली कि सनलाइट इंटरफियरेंस भी शो करता है, इंटरफियरेंस मतलब होता है वेव की मिक्सिंग, दो वेव मिलती हैं तो कहीं उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, कहीं उनकी इंटेंसिटी घट जाती है, लेकिन ये चीज केवल वेव्स में हो सकता है, पार्टिकल के साथ ऐसी चीजें नहीं हो सकती हैं। तो अगर ये इंटरफियरेंस शो कर रही है एक्सरेज, तो नो डाउट एक्सरेज के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ पार्टिकल नहीं रह गया, अब वो क्या हो गया? वेव भी हो गया, तरंग भी हो गया। यानी कि डेविसन, जर्मर एंड जीपी थॉमसन ने मिलकर बताया कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर तो है ही। अब मजेदार बात देखो, जे जे थॉमसन को भी दुनिया वालों ने नोबेल दिया, जीपी थॉमसन को भी दुनिया वालों ने नोबेल दिया। किस बात के लिए? जे जे थॉमसन कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, इस बात के लिए। जीपी थॉमसन को क्यों मिल रहा है? कि इलेक्ट्रॉन क्या है? वेव है। तो भाई दोनों नहीं गलत हैं, दोनों अपनी जगह सही है, बाप भी सही है, बेटा भी सही है। तो इससे फिर कंक्लूजन क्या मिला? कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्यूअल बिहेवियर शो कर रहा है, ड्यूअल नेचर शो कर रहा है। तो यहां से हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं, एक निष्कर्ष पा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिकल नेचर तो है ही, साथ में वेव नेचर भी है, मतलब कण प्रकृति के साथ साथ तरंग की भी प्रकृति है, वेव भी है। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर कैसी प्रकृति है? ड्यूअल नेचर है,
द्वैती प्रकृति है। आगे हम जो कुछ भी पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में वो ये मान के पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक वेव भी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन वेव भी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास ड्यूअल बिहेवियर है, ड्यूअल नेचर है। अब तक आप जो कुछ भी पढ़ रहे थे हम उसमें इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल ट्रीट कर रहे थे। आपको याद होगा तो हमने बोरबरी स्कीम पढ़ा कि ये फर्स्ट सेल है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ऐसा कुछ नहीं रह जाएगा कि 2 वेव्स हैं। अब वेव एक लिमिट लेंगी, उनको फिक्स आप नहीं कर पाएंगे कि यही सेल के अंदर रह रही हैं बस। तो इसी वजह से हम लोग सबसेल एंड ऑर्बिटल कक्षकों की बात करेंगे, वो आगे का मसला है। बट ये समझिएगा कि अब इलेक्ट्रॉन का कैसा नेचर हमारे सामने आ चुका है, ड्यूअल नेचर सामने आ चुका है। तो इसके आगे की जो भी टॉपिक्स हैं उनको हम लोग ड्यूअल नेचर के साथ डील करेंगे। तो पहला टॉपिक जो अभी का है फिलहाल वो है दी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। दी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। दी ब्रॉगली की संकल्पना, या इसी को बोलते हैं दी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। दी ब्रॉगली का तरंग समीकरण। दी ब्रॉगली तरंग समीकरण। आप जानते होंगे कि कोई भी वेव है, जैसे मान लो यहां पे हम एक वेव बना रहे हैं, ट्रांसवर्स वेव, तो यहां पे ये जो क्रिस्ट होते हैं, श्रिंग होते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस लेम्डा, तरंगदैर्घ्य बोली जाती है। इसको बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ या तरंगदैर्घ्य बोलते हो आप इसको। 2 कॉन्सेक्यूटिव क्रिस्ट या ट्रफ्स के बीच का जो डिस्टेंस है। ऐसे ही 1 सेकेंड में जितने ऑसिलेशंस होते हैं, जितने कंपन पूरे होते हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, न्यू से दिखाते हैं। न्यू क्या होती है? फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति होती है कि 1 सेकेंड में कितने कंपन हुए। ऐसे ही इनकी वेलोसिटी होती है, एक सी वेलोसिटी होती है। एम्पलीट्यूड, ये मान लो मीन पोजीशन है, इससे जो हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ इसको ए से दिखाएंगे और इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड या आयाम। ये सारी बातें आपने फिजिक्स में पढ़ रखी होंगी कि एक कोई भी वेव है तो उसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें। तो डी ब्रॉगली ने क्या बताया कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन एक वेव है तो नो डाउट इसके वेवलेंथ के लिए कोई फॉर्मूला मिलना चाहिए, कोई व्यंजक मिलना चाहिए। इलेक्ट्रॉन वेव था ना, अभी हमने बात किया कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है, तो उस वेव के लिए, वेवलेंथ के लिए हमें एक इक्वेशन चाहिए। वही इक्वेशन फ्रेंच फिजिक्सिस्ट, फ्रांस के एक भौतिकविद थे जिन्होंने 1928 में, जिनका नाम क्या था? प्रिंस लुइस दी ब्रॉगली। प्रिंस लुइस दी ब्रॉगली। इन्होंने क्या किया? 1928 में इलेक्ट्रॉन वेव जो है, इलेक्ट्रॉन तरंग जो है, उसके लेम्डा के लिए एक फार्मूला पाया, इसके तरंगदैर्घ्य के लिए एक फार्मूला निकाला। वही फार्मूला क्या कहा जाता है? दी ब्रॉगली वेव इक्वेशन या दी ब्रॉगली का तरंग समीकरण कहा जाता है। अब एक बात यह है कि ये लेम्डा का फार्मूला इन्होंने कहां से डिराइव किया? तो ये इस लेम्डा के फार्मूले के लिए, लेम्डा के एक्सप्रेशन के लिए, वेवलेंथ के व्यंजक के लिए इन्होंने उस जमाने के 2 मेन फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स को, जिसमें से एक था प्लैंक्स क्वांटाइजेशन थियरी, प्लैंक का क्वांटीकरण सिद्धांत, और साथ ही साथ आइंस्टीन मास एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। कंजर्वेशन लॉ, 2 चीजें, प्लैंक के क्वांटीकरण सिद्धांत और आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम का प्रयोग किया। इनको यूज करके उन्होंने इलेक्ट्रॉन के लिए जो लेम्डा था, जो वेवलेंथ थी, उसको निकाला। आप इन दोनों चीजों से वाकिफ हैं। आप ये जानते हैं कि आइंस्टीन का मास एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या है, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम क्या है। प्लैंक क्वांटाइजेशन थियरी हमने
बोर मॉडल पढ़ते वक्त आपको डिस्कस किया था आपके साथ, बोर के परमाणु मॉडल के समय। तो आइए हम इन दोनों को यूज करते हैं और वेवलेंथ निकालते हैं, डी ब्रॉगली इक्वेशन डिराइव करते हैं। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। आइंस्टीन का मास एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स मास एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, मास एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार हम जानते हैं E इज इक्वल टू होता है mc स्क्वायर। E क्या है? एनर्जी है, m जो भी पार्टिकल होगा उसका मास। तो यहां कौन सा पार्टिकल है भाई? इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। C क्या है? जो इलेक्ट्रॉन वेव होगी उसकी वेलोसिटी। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स क्वांटाइजेशन थियरी, प्लैंक्स क्वांटाइजेशन थियरी के हिसाब से प्लैंक के क्वांटीकरण सिद्धांत के अनुसार क्या चीजें थी? E इज इक्वल टू एच न्यू। आपको याद आ रहा है E इज इक्वल टू एच न्यू था। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मीन्स 1 टाइम, यही चीज होता है। अब एक चीज आप जानते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। यहां डिस्टेंस, वेव के लिए जो डिस्टेंस होती है उसी को हम बोलते हैं लेमडा। वेलोसिटी c रहने दीजिए, इंटू टी। टी को इधर ले आइए तो हमको मिलेगा 1/t इज इक्वल टू c बाई लेमडा। 1/t को अभी हमने डिस्कस किया, क्या बोलते हैं? न्यू इज इक्वल टू c बाई लेमडा। एक साइड में डेरिवेशन है, इस न्यू की जगह पर हम क्या पुट करने वाले हैं? c बाई लेमडा पुट करने वाले हैं। दिस इंप्लाइज, यह इंगित कर रहा है E इज इक्वल टू एच c बाई लेमडा। इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। इक्वेशन सेकेंड क्या है? E इज इक्वल टू एच c बाई लेमडा। तो इन दोनों को यूज करते हैं हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा? ये भी E है, ये भी E है, मिलेगा हमको। हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, इन दोनों से हमें क्या मिला? mc स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। सी कैंसिल्ड आउट, एक पावर कैंसिल हो गई। लेमडा को इधर लाइए, mc इधर ले जाइए। लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन mc, ये इक्वेशन हो गया। लेमडा मास इंटू वेलोसिटी को हम बोलते हैं मोमेंटम, या हम लिख सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। पी मीन्स मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। एच प्लैंक कांस्टेंट है। आपको इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालनी है, इलेक्ट्रॉन वेव की वेवलेंथ निकालनी है, तो मास रखिए, वेलोसिटी रखिए, एच की वैल्यू यहां मैंने लिख दिया, पुट कर दीजिए, सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। यहां लेमडा को क्या बोला जाता है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोला जाएगा बेटा। है क्या ये? इलेक्ट्रॉन वेव की वेवलेंथ है, बट चूंकि इसको डी ब्रॉगली ने डिराइव किया इसलिए इसको डी ब्रॉगली का तरंगदैर्घ्य बोला जाता है। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन के ड्यूअल नेचर को समझा कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से ड्यूअल नेचर देता है, और ड्यूअल नेचर में जो दूसरा नेचर आया वो वेव नेचर। पहला तो पार्टिकल नेचर था, तो वेव नेचर की खासियत उसकी वेवलेंथ, हर एक वेव की खास वेवलेंथ होती है। जैसे रेड कलर आप लेते हो, आपने पढ़ा होगा लाइट में ये चीज कि रेड कलर का वेवलेंथ क्या है, वायलेट का वेवलेंथ क्या है। वायलेट टू रेड आपका देखते होंगे वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है। आगे हम स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, तो अगर इलेक्ट्रॉन भी एक वेव है तो उसकी भी एक वेवलेंथ होगी। तो ये तरीका रहा वेवलेंथ के फार्मूले को डिराइव करने का। तो अब हम लोग बात डी ब्रॉगली इक्वेशन तक ला करके रोक दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत पढ़ेंगे। तो बच्चों आप हमारे साथ बने रहिए और क्या कहते हैं, वीडियोस को देखते रहिए।
लाइक शेयर करिए, वीडियो पे कमेंट करिए, डिस्कशन बढ़ाइए, और वीडियो अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिए चैनल को। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट बच्चों।